गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ एक्सरसाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एसिड रेन, ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बेस से शुरू करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेस की ओर चलते हैं। आप लोगों को मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए चलता हूँ और आप लोगों को मैं बेस से ही पढ़ाऊंगा आज, है ना। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए मैं थोड़े से और पढ़ा भी शुरू कर देता हूँ। चलिए अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आज जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कहाँ से, तो बेस से मैं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से मैं पढ़ाने वाला आप लोगों को है ना। तो आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले जो देख लेते हैं हम लोग, देखिए बेसिस के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबस्टांस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ बेस। एक ऐसा सबस्टांस जो किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और बनाता क्या है, तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एसिड है ना, और अगर उसके साथ आपने किसी सॉल्यूशन को मिलाया और एसिड हो गया न्यूट्रलाइज। एसिड क्या हो गया, तो एसिड हो गया न्यूट्रलाइज, और बनाया क्या उसने, तो बना दिया सॉल्ट एंड वाटर। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बेस कहा जाता है। बेसेस है बीटर इन टेस्ट। बेसेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। बीटर का मतलब आप लोग समझते होंगे, आप लोग को खाने में तीखा लगता है ना। तो वेस्टेज है बीटर इन टेस्ट। बेसेस टर्न रेड लिटमस इनटू। अगर रेड लिटमस पेपर पे आप बेस को गिराइएगा, एक बूंद दो बूंद डालिएगा उस पर, तब क्या होगा कि उसका कलर कैसे में कन्वर्ट कर जाएगा, तो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। लिखा हुआ फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं ये मोस्टली बेस हैं आपके। फिर अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नोट्स है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोगों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाबू सब सारा का सारा नोट्स है, कि आपका बुक नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग वीडियो को देखते भी जाएंगे, साथ में इसको अपनी कॉपी पे उतारते भी जाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। एक ऐसा बेस जो कि पानी में पूरे तरीके से घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एल्कली कहा जाता है ना। आप लोग फिर से देख लें, एक बेस जो पानी में घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एल्कली कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन सोप, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन सोप। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये दोनों का दोनों कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्मल सोप्स में पाया जाता है ना। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइम वाटर में। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइम वाटर में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इतने दूर मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। इसके बाद है आपको एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड अमोनिया सॉल्यूशन इज फाउंड इन विंडो क्लीनर्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो इसको ऐसे कहा जाता है अमोनिया सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और ये हमको मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा हमको विंडो क्लीनर में। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैंने कोशिश ये किया है कि आपको जितना भी आपके बुक में पढ़ना है सारी चीज़ों के एक नोट्स बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, हर एक लेसन को। तो आप लोग बस अच्छे तरीके से स्टडी करते जाइए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस इस नोट्स को लिखेंगे, घर पे याद करेंगे, और धीरे धीरे खुद ब खुद, है ना, आपका जो है एक दो दिन रिवीजन करेंगे, मतलब इस वीडियो को फिर से एक दो बार देख लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आने लगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट इज फाउंड इन वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वॉशिंग सोडा में, है ना। वॉशिंग सोडा में पाया जाता है कौन, तो पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए इसको याद रखेंगे। फिर लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड इन बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बेकिंग सोडा में। वो कहाँ पाया जाता है,
तो आप लोग फिर से देख लें, बेकिंग सोडा में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कहाँ पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा में। लाइक एसिड्स बेसेस आर ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस। एसिड में जैसे आप लोग जाने थे कि एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक एसिड भी होता है, ठीक उसी प्रकार से बेस में भी जो होता है कि आपका बेस जो होता है कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। आप लोग से फिर मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कि आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी वीडियोस को आप देख रहे हैं, अभी जो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसको आप लोगों को अपने कॉपी में इसको उतार लेना है, नोटबुक में फेयर कर लेना है, और साथ में इसको 4 बजे शाम तक, है ना, आज शाम 4 बजे तक आप लोगों को इसको व्हाट्सएप पे सेंड करना है ना। कहाँ सेंड करना है, तो आप लोगों के अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ आप लोग इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। तो लिखा हुआ एसिड्स में पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ एसिड्स हैव सॉर इन टेस्ट, तो उसके ठीक अपोजिट है बेसेस में, कि बेसेस है बीटर टेस्ट, है ना, बेसेस है बीटर टेस्ट, मतलब एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, लेकिन जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है कि आपका तीता होता है। लिखा हुआ एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। एसिड को अगर आप टच करते हैं तो सोपी मतलब उसमें फिसलन नहीं आता है, जबकि बेसेस फील सोपी टू टच। बेसेस में क्या होता है कि उसमें फिसलन आ जाता है, मतलब आपको लगेगा कि छूने के समय में फिसल रहा है ना। अगला है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेसेस जो होते हैं रेड लिटमस, यहाँ देखिए यहाँ मिस कर गया है, रेड लिटमस पेपर को यहाँ वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ। इसी सुधारने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि मैं आप लोगों को पढ़ा लूँगा किस पे, तो MS वर्ड पे ही मैं पढ़ा लूँगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको पढ़ना है न्यूट्रल सबस्टांसेस के बारे में। आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा न्यूट्रल सबस्टांसेस, मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। चलिए देखिए न्यूट्रल सबस्टांसेस के बारे में। लिखा हुआ दोज सबस्टांसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सबस्टांसेस। कहने का मतलब ये है कि वैसे पदार्थ जिसका नेचर ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल सबस्टांस कहा जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे उसके बारे में और कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस इन वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ब्लू लिटमस और रेड लिटमस देन इट विल बी ए न्यूट्रल सबस्टांस। लिखा हुआ है कि अगर एक सॉल्यूशन सबस्टांस को वाटर के साथ मिलाया जाए और सॉल्यूशन बनाया जाए और उसको सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पेपर पे गिराया जाए और गिराने के बाद अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का या रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज ना हो तो आप कह सकते हैं वो सबस्टांस कैसा सबस्टांस है, न्यूट्रल सबस्टांस है। अगला आपको जो दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है कि सम ऑफ द न्यूट्रल सबस्टांसेस आर, मतलब यहाँ पे कुछ न्यूट्रल सबस्टांस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख लें। पहला है प्योर वाटर, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, है ना। फिर आप देख सकते हैं दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है हम लोगों को नॉर्मली बीमार पड़ते हैं तो हम लोगों को चढ़ाया जाता है। केन शुगर और कॉमन सॉल्ट, ये जो होते हैं न्यूट्रल सबस्टांस होते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी ये सारी चीज़ें। अब लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम लोगों को जानना है ना। द रिएक्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं द जो है स्मॉल हो गया, मैं उसको पहले कैपिटल कर दूँ, हाँ चलिए हो गया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है और निर्माण करता है किसका, तो नमक का और पानी का, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। फिर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब कहने का मतलब यहाँ हो गया कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला लिखते हैं। सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब कहने का मतलब ये है कि जब एसिड को आप बेस से मिलाते हैं तब कुछ हीट का प्रोडक्शन जरूर होता है, हमेशा होता है, ठीक है। अगला जो लिखा हुआ है द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड इस बात पे करता है कि
कि कौन से एसिड को कौन से बेस के साथ मिलाया गया था। इस बात पे ये डिपेंड करता है कि आपका क्या बनने वाला है, कौन सा सॉल्ट बनने वाला है। आप लोगों को यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को पहले मैं ये बोल्ड कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। हाँ देखिए, लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। एंड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक प्रकार का एसिड है। आप देख सकते हैं, फिर से मैं समझा दूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। When the sodium hydroxide is treated with hydrochloric acid, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दिया जाता है तब then a neutralization reaction takes place to form chloride and water। तो होता क्या है कि जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, किसको किसको? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और बनाता है क्या है? तो बनाता है क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब सॉल्ट, एंड बनाता है वाटर। यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, आपको नहीं समझ में आती है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से जाकर फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, है ना। एवरीडे लाइफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है हमारे प्रतिदिन के जीवन में होते रहता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिड्स एंड बेसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है जिसमें कि एसिड जो होता है बेस से मिक्सअप होता है, तो ये जो होता है बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। द रेमेडी ऑफ इंडाइजेशन काउज्ड बाय एसिडिटी, treatment of an ant-sting, reducing the too acidic or too basic nature of soil, and the treatment of factory wastage all involves neutralization reaction। कहने का मतलब है कि जब कभी हम लोगों को एसिडिटी होता है तब, है ना, जब कभी जो होता है हम लोगों को चींटी वगैरह काट लेता है तब, या फिर हमारे मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या बेस की मात्रा बढ़ जाती है तब, और फैक्ट्री के वेस्टेज को ट्रीट करने के दौरान हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सहारा लेते हैं। तो आइए हम लोग इनडाइजेशन से शुरू कर लेते हैं। हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? तो हम लोग शुरू कर लेते हैं इन डाइजेशन से। पहले मैं इसको बोल्ड कर दूं, डार्क कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। लिखा हुआ है इंडाइजेशन, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पेट होता है वो किसका निर्माण करता है? तो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl जिसको बोलते हैं। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे भोजन को पचाने का हेल्प करता है बगैर हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए हुए। समटाइम्स एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक ड्यू टू वेरियस रीजन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगता है कुछ विशेष कारणों के लिए। वन बीइंग ओवर ईटिंग, है ना, कभी कभी आप ज़्यादा खा लेते हैं तो उस दौरान भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टोमक काउजेज इंडाइजेशन विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन। क्या होता है कि जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है तब हम लोगों को इंडाइजेशन होता है, कहने का मतलब भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है और इरिटेशन हो जाता है। द पर्सन हु हैज़ एक्सेस एसिड इन द स्टोमक इज ऑल्सो सेड टू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। वैसे लोग जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड का, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन होता है, कहा जाता है कि उनको एसिडिटी नाम की बीमारी हो गई है। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रीड ऑफ पेन, अगर आपको उस इंडाइजेशन को ठीक करना और दर्द से छुटकारा पाना है तब वी कैन टेक बेसेस कॉल्ड एंटाएसिड, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, बेस का सहारा लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, तो एंटाएसिड कहा जाता है। अब अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एंट स्टिंग, चींटी जो काट लेता है उसके बारे में। लिखा हुआ कि द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि जो चींटी जब हमको काटता है, डंक मारता है, तो वहाँ वो छोड़ता है एक एसिड जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। सो व्हेन एन एंट स्टिंग्स और बाइट्स अ पर्सन, तो जब क्या होता है कि एक आदमी को एक एंट काट लेता है तब एक व्यक्ति को, इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच काउजेज बर्निंग पेन। तो होता क्या है कि चींटी क्या करता है कि व्यक्ति के स्किन में, चमड़े में एक एसिडिक लिक्विड को छोड़ देता है जिसके कारण कि जलन जैसा दर्द होता है, जलन जैसा महसूस होता है। इफ एन एंट स्टिंग्स अ पर्सन
then rubbing a mild base like baking soda solution or calamine solution on the sting area of the skin gives relief. तो अगर कोई चींटी किसी व्यक्ति के शरीर पे काट ले तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बेस है ना, माइल्ड बेस, जिसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, उस स्टंग एरिया पे अगर आप उसको रब कीजिएगा तो स्किन से जो दर्द आ रहा है या जलन हो रहा है उससे बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा. दिस इज बिकॉज बीइंग अ बेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड बाय द एंट एंड कैंसल द इफेक्ट. तो ऐसा इसलिए होता है कि जब चींटी काट लेता है तो चींटी जो होता है शरीर के अंदर छोड़ देता है एसिडिक सॉल्यूशन, और जो कैलामाइन सॉल्यूशन हम लोग ऊपर से रब कर रहे होते हैं वो होता है बेसिक सॉल्यूशन. तो एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन से मिलता है और होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस दौरान क्या होता है कि एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है, इफेक्ट होता है, उसको कैंसल आउट कर दिया जाता है. कैलामाइन सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन को हम लोग जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं. आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है. तो आप लोग पहले यहाँ तक आप लोग फेयर कर लें, है ना. मैंने आज आप लोग को कहाँ से पढ़ाया है, तो मैंने आपको बेस से पढ़ाया है. कहाँ तक पढ़ा दिया, तो मैंने आपको एंट स्टिंग तक पढ़ाया. पहले आप लोग इतना फेयर कर लें. जब इतना फेयर आप लोग कर लेंगे और आज शाम तक फेयर कॉपी भेज देंगे, साथ में आप लोग को याद भी कर लेना है, तो हम लोग आगे की चर्चा करेंगे. तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही. आप लोग घर पर बैठें, है ना, अच्छे तरीके से मेहनत करें, स्टडी करें, घर में रहें, सुरक्षित